5 साल की एक लड़की सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करती है और ये कहती है कि उसके पापा को कुछ ना किया जाए। दरअसल उस लड़की के जो पिता हैं वो कश्मीर के रहने वाले राकेश्वर सिंह मिन्हास हैं, जो कि सीआरपीएफ में कोबरा कमांडो हैं। और उनका जो कैंप होता है, दरअसल उनका एक जत्था होता है, वो जा रहा होता है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश का बीजापुर और सुकमा जिले के बीच में एक गांव लगता है। गांव का नाम टेकुलगुड़ा होता है। जैसे ही ये सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं वो जा रहे होते हैं तो अचानक ही नक्सली उन पर हमला कर देते हैं। और हमला कुछ इस तरीके से होता है, इतना जबरदस्त होता है कि 22 जवान मौके पर ही शहीद हो जाते हैं। लगभग 35 जवान ऐसे होते हैं जो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लेकिन जो कोबरा कमांडर है राकेश्वर सिंह मिन्हास, दरअसल वो वहां पर बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि वो नक्सलियों के कब्जे में है। लगभग 100 घंटे के ज्यादा का समय बीत चुका था। प्रशासन इसलिए यहाँ पर पहल नहीं कर रहा था कि अगर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि दबाव में आकर के नक्सली उन्हें मार ना दे। इसी बीच में एक पत्रकार जो होते हैं, स्वतंत्र पत्रकार, जिनका नाम मुकेश चंद्रकर होता है, मुकेश चंद्रकर प्रशासन से कहते हैं कि सर, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर। तो प्रशासन कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। तभी मुकेश चंद्रकर उस समाज सेवियों को, उस जिम्मेदार लोगों को एकत्र करते हैं। लगभग 11 लोग एकत्र होते हैं और उस टीम के साथ वो सीधा जंगल में जाते हैं। और जंगल जाने के बाद अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरियो में उस नक्सलियों की तलाश करना शुरू कर देते हैं, जहां पर वो फौजी जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, राकेश्वर सिंह मिन्हास, जहां उनको पकड़ के रखा गया था, आखिरकार वो मिल जाते हैं। गांव वाले भी आ जाते हैं। तभी उस पत्रकार ने अपील की और अपील करने के बाद कहा कि इन्हें छोड़ दो। उन नक्सलियों से कहते हैं जो 22 जवानों को शहीद कर चुके थे और 35 जवान जो गंभीर रूप से घायल हुए थे। ऐसी स्थिति में पत्रकार की अपील वहां काम आती है और नक्सली कहते हैं कि ठीक है, इन्हें ले जाओ। वो पत्रकार अपने बाइक पर उन फौजी साहब को बिठाता है और बिठाने के बाद सीधा प्रशासन के हवाले कर देता है और कहते हैं कि साहब एकदम सुरक्षित है, ठीक ठाक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल उस बच्ची ने जो अपील की थी, वो अपील की इतनी ज्यादा महत्व हो जाता है कि आगे जाके कुछ भी हो जाए, जाना ही पड़ेगा। दरअसल उस पत्रकार की ये कहानी है। पत्रकार अब इस दुनिया में रहा नहीं है। पत्रकार का कत्ल कर दिया गया है अब। और कत्ल जब होता है तो इसकी गूंज चारों तरफ फैल जाती है, ना केवल उस प्रदेश में, बल्कि सबसे ज्यादा याद आती है दिल्ली के उन पत्रकारों की। जब भी कभी नक्सलियों की रिपोर्टिंग करने का पत्रकार को मौका मिलता था, तभी मुकेश चंद्रकर के पास फोन किया करते थे। जब किसी गरीब के साथ कोई ऐसी वारदात होती है या गरीब को कोई लाभ चाहिए होता है किसी तरीके का, तो पत्रकार से कहते हैं कि सरकार से कह करके कुछ लाभ दिला दीजिए। वो पत्रकार जब प्रशासन के पास कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उस पत्रकार को याद किया जाता है। लेकिन जब अब पत्रकार रहा नहीं तो अब किसको याद करेंगे। दरअसल आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप भी यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो सबका प्रिय होता है, जो सबका प्यारा होता है, आखिरकार उसका भी कत्ल हो जाता है। और इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी, आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और यही समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है बीजापुर। बात कर रही हूँ 1 जनवरी 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास का ये वाकया रहा होगा। पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकार है और किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी चैनल से भी वो जुड़े हुए हैं, उन्हें भी कुछ खबरें वगैरह वो भी देते हैं। साथ ही जो देश भर के पत्रकार होते हैं उस इलाके में जाकर के जो रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति था मुकेश चंद्रकर, जो सभी की मदद किया करता था। और इसी बीच में उसके पास एक फोन पहुंचता है 1 जनवरी 2025 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास। एक व्यक्ति है, वो उन्हें बुलाता है और वो वहाँ चले जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा बहुत बार हो चुका है। घर वालों को तो इस बात की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे समय बीत रहा था, लेकिन मुकेश चंद्रकर का कोई पता नहीं चलता है। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है।
मुकेश चंद्राकर के जो बड़े भाई होते हैं योगेश चंद्राकर, उनके पास ये खबर पहुंचती है कि तुम्हारा छोटा भाई रात घर से गया था लेकिन वापस लौट करके नहीं आया है अभी। अब ऐसी स्थिति में योगेश चंद्राकर अब उसके सभी दोस्तों से बातचीत करते हैं। जहाँ जहाँ उनका उठना बैठना था, बातचीत करते थे, जिस से वो पूछ सकते थे वो सभी से वो बातचीत करते हैं, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं मिलती है। अब ऐसी स्थिति में योगेश चंद्राकर थोड़ा यहाँ घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई न कोई ऐसी अप्रिय घटना घटी है जिसकी वजह से भाई का कोई पता नहीं चल रहा है। भाई कम उससे बेटे की तरह उसको योगेश मानते थे। अब ऐसी स्थिति में जब उसका पता नहीं चल रहा था तो वो यूट्यूब पर लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद ये अपील करते हैं, सब समाज से अपील करते हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो प्रशासन के हो, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो सीआरपीएफ के हो, हर वर्ग से वो अपील करते हैं और कहते हैं कि मेरा भाई 1 जनवरी 2025 के शाम 7 बजे से लापता है, उसका नंबर बंद आ रहा है, किसी ने भी अगर देखा हो तो उसे यहाँ पर पहुँचा दीजिए। लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो ऐसी स्थिति में अगला दिन निकल आता है। अब इसके बाद फिर पत्रकार ही अपने स्तर से मेहनत करते हैं, यहाँ पर प्रयास करते हैं। नंबर तो स्विच ऑफ हो चुका था, पुलिस तक ये बात पहुँचती है, गुमशुदगी यहाँ पर दर्ज कर दी जाती है। लेकिन पुलिस ने जब गुमशुदगी देखी, उसकी आखिरी लोकेशन कहाँ पर है ये देखा, वो कहाँ पर थी, तो पता चलता है कि घर की ही आखिरी लोकेशन थी, उसके बाद में पता नहीं चलता। पत्रकारों ने फिर अपने तरीके से कोशिश करना शुरू करी, जीमेल की मदद से ये पता किया कि आखिर उनकी अंतिम लोकेशन कहाँ पर है। जब ये अंतिम लोकेशन के बारे में पता चलता है तो बीजापुर शहर का ही एक इलाका लगता है, चट्टानपाला बस्ती। दरअसल चट्टानपाला बस्ती के पास ही इनकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है। तभी पत्रकार इकट्ठे होते हैं और सीधा एसपी जितेंद्र यादव के पास पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं कि साहब, आखिरी लोकेशन चट्टानपाला की जो बस्ती है वहां की दिखाई दे रही है, आपको वहां पुलिस भेजनी चाहिए। मुकदमा तो दर्ज हो ही चुका था गुमशुदगी का, पुलिस अपने तरीके से भी प्रयास कर रही थी, प्रशासन के लोग भी अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे। दावा ये भी किया जा रहा था कि सरकार भी कहीं न कहीं इस मामले को गंभीरता से ले रही थी, लेकिन पत्रकार जो होते हैं वो अपनी तरीके से काम कर रहे थे। पत्रकारों का एक गुट होता है, वो गुट सीधा एसपी पर दबाव बनाता है और फिर एसपी साहब को उस लोकेशन पर, आखिरकार चट्टानपाला के लोकेशन पर सारे पत्रकारों को और पुलिस को भेजा जाता है। वहां जाने के बाद जब पता चलता है कि एक ऐसा घर है जहां पर बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, बस खास अवसर पर ही यहाँ पर लोग आते हैं और जाते हैं। तभी पत्रकार कहते हैं कि हो न हो, हमें वहाँ बैडमिंटन कोर्ट में भी जा कर के देखना चाहिए कि आखिरकार वहाँ तो कहीं उसका कोई लिंक नहीं है। अब पत्रकार वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब अंदर चारों तरफ पूरे इलाके में फैल जाते हैं और पूरी तलाशी ली जाती है तो उस पत्रकार का कहीं पता नहीं चलता। मुकेश चंद्राकर का जब पता नहीं चलता तभी एक पत्रकार की नज़र पहुंचती है एक सेप्टिक टैंक पर, जो सेप्टिक टैंक जो टॉयलेट वगैरह के लिए बनाया जाता है, और उसे देखने के बाद उसमें कुछ अलग लग रहा था। जैसे जब भी किसी का सेप्टिक टैंक अगर बनाया जाता है, पाटा जाता है, बंद किया जाता है, तो उसके छोटे छोटे पार्ट बनाए जाते हैं ऊपर जो ढकने के लिए होता है, ताकि अगर कभी सफाई की जरूरत पड़े तो कौन से के भी एक हिस्से को निकाल करके उसको साफ सफाई कर सके। उसकी सफाई करने के लिए उसके छोटे छोटे ढक्कन बनाए जाते हैं। लेकिन पत्रकार ने कहा कि ये पूरा एक साथ बंद है, यहाँ से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है और अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार यहाँ पर ये माजरा क्या है? अब इसमें जब 24 घंटे भी शायद उस ढक्कन को बनाए हुए नहीं हुए थे, उस पटान किए हुए को, तो पूरा एक साथ ही उसका पटान किया गया था। सारे पत्रकार मिलकर के दिमाग लगाते हैं। तभी एक पत्रकार जिद पर अड़ जाता है कि साहब एक काम करिए, इस सेप्टिक टैंक को आप तोड़वाइए और इसमें देखिए कि कहीं इसके अंदर हमारा जो साथी है मुकेश चंद्राकर वो तो नहीं है। जब पुलिस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, पत्रकार जब दबाव बनाते हैं तो आखिरकार पुलिस की मजबूरी बन जाती है और जब सेप्टिक टैंक के कुछ हिस्से को तोड़ा जाता है तो पता चलता है कि पत्रकार की लाश तो उसी के अंदर तैर रही थी। अब इतना था, ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है।
हर किसी के जुबान पर मुकेश चंद्राकर की कहानी पहुंचने लगती है कि मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की शाम 7 बजे से लापता हो जाते हैं और उनकी जो लाश है वो बैडमिंटन कोर्ट के परिसर में एक सेप्टिक टैंक बना हुआ था उसमें होती है। और आखिरकार उनकी हत्या क्यों की गई है, इसी पर एक सवाल खड़ा होता है। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पत्रकारों को याद आता है यहाँ पर कि ये जो इलाका होता है, ये जो घर होता है, ये दरअसल सुरेश चंद्राकर एक होते हैं। और सुरेश चंद्राकर की अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही एक खबर प्रकाशित हुई थी। खबर प्रकाशित कुछ इस तरीके की खबर थी, लगभग 120 करोड़ रुपए की एक योजना होती है जिससे सड़क का निर्माण करना था। लेकिन ये बताया जाता है कि सड़क का निर्माण तो ठीक तरीके से हुआ नहीं। लगभग 90% जो राशि होती है वो जारी भी कर दी जाती है, यानी कि ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को दी जाती है। और यही बात उस पत्रकार ने प्रकाशित कर दी थी। जब खबर चला दी तो उसके बाद फिर हड़कंप मचना तय था। ईट का हड़कंप मचता है कि सुरेश चंद्राकर को ये सीधे सीधे बोल दिया जाता है कि जो सड़क के लिए तुम्हें पैसे दिए गए हैं, इस सड़क को खत्म कराने के बाद फिर से तुम्हें इसी पैसे से नई सड़क बनानी पड़ेगी। यानी कि 120 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी रकम होती है। ठेकेदार को लगने लगता है कि शायद कुछ न कुछ गड़बड़ है। यही से हत्या की साजिश रची जाती है, ऐसा दावा किया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के बैडमिंटन कोर्ट में वहाँ का जो एक सेप्टिक टैंक बना हुआ होता है उसमें उनकी लाश मिलती है। और जब पोस्टमार्टम के लिए इस लाश को भेजा जाता है तो पता चलता है कि पहले तो गला दबाया जाता है, साथ ही उनके सीने पर, साथ ही उनके पीठ पर वार भी किए गए हैं, भारी वार किए गए हैं। साथ ही उनके सर में भी कुल्हाड़ी मार करके उसकी हत्या कर दी गई है। अब इसके बाद ये मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, हर किसी के जुबान पर आने लगता है, तो लोग फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री हो, सभी को मेन फ्रंट पर आना पड़ता है और ये बोलना पड़ता है। जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं भूपेश बघेल, ये कहते हैं कि इसमें परिवार की आर्थिक रूप से मदद की जाए और जितने जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा कर दीजिए। साथ ही जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो भी ये कहते हैं कि हर संभव जो भी हो सकेगा मदद भी की जाएगी और जो भी अपराधी होगी उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आखिरकार पुलिस ने 3 आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार भी किया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ याद आता है लोगों को कि लगभग 5 पत्रकारों की कुछ ही सालों में हत्या हो चुकी है, जिसमें विनोद बख्शी हैं, मोहन राठौड़ हैं, नेमी चंद्र जैन हैं, साय रेड्डी हैं और 5वें मुकेश चंद्राकर भी हो जाते हैं। हालांकि एक जो जगह ऐसी भी थी जहां पर पत्रकार की हत्या हो जाती है और किसी ने हत्या की सीबीआई जांच भी होती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता है। आखिरकार ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम को लेकर के सबकी जुबान पर एक बात चलती है कि जो ठेकेदार है वो सरकारी ठेकेदार है, बड़ा ठेकेदार है। 23 दिसंबर 2021 को उसकी शादी होती है, तो शाही अंदाज में उसकी शादी होती है। अपने पत्नी को वो हेलीकॉप्टर से लेकर के अपने घर पर आता है। दरअसल अब वो व्यक्ति शायद बताया जाता है कि कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई है उस हत्या को लेकर के पत्रकारों में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी एकदम उबाल है। यदि इस पत्रकार के बारे में बात करें तो ये घटनाक्रम होता है 11 नवंबर 2021 का ये मामला होता है कि MGSY, ये जो जूनियर इंजीनियर होते हैं जिनका नाम होता है अजय लाकड़ा का नक्सली अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद उनकी जो इन्हें कहीं न कहीं छुपा दिया जाता है। लगभग 7 दिन तक वो ऐसे ही नक्सलियों के कब्जे में रहते हैं। उनकी पत्नी प्रशासन के पास इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि प्रशासन के लोग अगर मेरे पति को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नक्सली कहीं पति को जान से ना मार दें, दबाव में ना मार दें। तो ऐसी स्थिति में वो इसी पत्रकार के पास पहुंचती है
पत्रकार यानी कि मुकेश से जाकर के कहती है कि मेरा पति कई दिनों से लापता है, नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया है, आप मदद कर दीजिए। तभी वो पत्रकारों का गुट गांव-गांव जाने के बाद, जंगल-जंगल जाने के बाद ये पता करता है कि आखिरकार ये अजय लाकड़ा है कहाँ पर। तो 7 दिन बाद आखिरकार उनको ढूंढ लिया जाता है और एक जन अदालत लगती है और अदालत में ये नक्सलियों से अपील करते हैं कि जो इंजीनियर है उनको छोड़ दीजिए आप लोग। अब इंजीनियर के लिए जब कहा जाता है, पत्रकार जब कहते हैं, तो आखिरकार उनको फिर छोड़ दिया जाता है। और जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पत्रकार की बात नक्सली इस तरीके से मानते हैं। यही नहीं, एक और पत्रकार होता है, साथ ही ठेकेदार भी होता है, लेकिन वह सड़क का निर्माण करने में शायद कोई लापरवाही करता है और नक्सली उसकी हत्या कर देते हैं। अब जब हत्या कर देते हैं तो पुलिस प्रशासन की भी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी यहाँ पर कि उस पत्रकार के डेड बॉडी को ला सके। तभी मुकेश चंद्राकर वो हिम्मत जुटाते हैं, पिकअप गाड़ी करते हैं और सीधा नक्सलियों के इलाके में पहुंच जाते हैं और उस लाश को कब्जे में लेते हैं। और कब्जे में लेने के बाद वो जो अपना पत्रकार होते हैं उनको उनके घर वालों को सौंप देते हैं और कहते हैं कि तुम इनका अंतिम संस्कार अब कर सकते हो। इस तरीके के बीजापुर इलाके में मुकेश चंद्राकर की जो कहानी होती है वो वायरल होने लगती है। हर किसी की जुबान पर इस व्यक्ति का नाम होता है। जुबान पर व्यक्ति का नाम हो भी क्यों नहीं। दरअसल गरीब लोगों की इंसाफ की बात आती है तो ये खड़ा हो जाया करता था। साथ ही दिल्ली के पत्रकार वहां जाकर जब रिपोर्टिंग करते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। प्रशासन को इस व्यक्ति की जरूरत पड़ती है तो ये खड़े हो जाते हैं। नक्सलियों को अगर इस पत्रकार की जरूरत पड़ती है तो वो वहां भी खड़े हो जाते हैं। और यही नहीं, अगर इनके पास अपना एक YouTube चैनल है, YouTube चैनल पर हालांकि ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी नहीं है, लेकिन इनकी 2 कहानियां मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। एक कहानी डाली थी उन्होंने 12 अगस्त 2022 को, 5 मिनट और लगभग 7 सेकंड का वो वीडियो होता है। नक्सली किस तरीके से ध्वजारोहण करते हैं। अच्छे पत्रकार की बस की बात नहीं है कि नक्सलियों के बीच में उनके बारे में जाकर, उनके बंदूकों को बीच में जाकर के रिपोर्टिंग कर सके, लेकिन ये पत्रकार ऐसा था जो जाता था, रिपोर्टिंग करता था। और यही नहीं, अगले ही दिन यानी कि 13 अगस्त 2022 को एक और वीडियो डाली थी। 6 मिनट 50 मिनट के आसपास की वो वीडियो होती है। इसमें दिखाया जाता है कि बस्तर के जंगल में किस तरीके से कैंप लगाकर वो रहते हैं। उनके हथियार तक दिखाई, उनकी चीजें तक दिखाई और उन्हें यानी कि नक्सलियों को कोई एतराज नहीं हुआ। यहाँ पर प्रशासन को भी लगता है कि हाँ, ये ऐसा मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति है जो सभी के बीच में रह करके सभी के दिक्कत परेशानी में आता है। और अब वो इस दुनिया में रहा नहीं है क्योंकि उसकी अब यहाँ पर हत्या कर दी गई है। हत्यारे ने हत्या क्यों की है, पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। विशेष टीम इसके लिए एक बनाई गई है। हत्यारे जो भी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हत्यारे जरूर जेल पहुंच जाएंगे। लेकिन मुकेश चंद्राकर जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे लोग आसानी से मिल नहीं पाएंगे क्योंकि वो वाकई में एक सबका प्रिय होता है, सबका चहेता होता है। उनको कौन मार सकता है, क्यों मार सकता है, मारने वालों को जरा से भी शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलती है अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक कुछ कमेंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं, वो कमेंट देख लीजिएगा आप लोग। किस किस ने कमेंट किया है उनका नाम भी मैं यहाँ पर लूँगी और कमेंट क्या क्या किया गया है ये भी मैं यहाँ पर आपको शेयर कर देती हूँ। अरुण कुमार जी ने कमेंट किया है, नमस्कार, मैं मुकेश चंद्रकर हूँ। आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर दिए हैं, आप ये सुनने को नहीं मिलेगा। विनम्र श्रद्धांजलि मुकेश चंद्रकर सर। आज पहली बार एक पत्रकार के लिए इतना दुख हुआ है। विनम्र श्रद्धांजलि भाई चंद्रकर जी, श्रद्धांजलि। तो मैं ये थी अगली सच्ची घटना। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।